जी, स्टार्ट। जी। तो मैडम कमलेश जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और थोड़ा सा परिचय मैं आपस में करवा देता हूँ। मैडम अरुण जी हैं हमारे सीनियर लेखक और पोइट, हमारे साथ जुड़ते हैं ऐसे कार्यक्रमों में। और शैलेंद्र सिंह दूहन हैं, ये हिसार के एक गांव से बिलोंग रखते हैं, हांसी के पास इनका गांव है एक, वहाँ से दृष्टिबाधित हैं और अभी फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। ये पीजीटी टीचर हैं और बहुत अच्छे लेखक और पोइट हैं। बहुत बहुत सुंदर कविताओं से इन्होंने अपने साहित्यिक जो अवदान है उसकी शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे ये गद्य की तरफ मतलब चले गए। अभी हाल फिलहाल ये एक नॉवेल लिख रहे हैं और बड़ा सुखद मतलब महसूस होता है जब हमारे आसपास के लोग इस प्रकार से बहुत सारी विधाओं में काम करते हैं। और मैम कमलेश वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे गद्यकार है, बहुत शानदार इन्होंने गद्य में काम किया है। उपन्यास और कहानियां इनकी बेजोड़ कहानियां मैंने पढ़ी हैं, बहुत शानदार कहानियां लिखती हैं। तो मैडम जी, जो ये ऑनलाइन कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हमने कोरोना काल के दौरान की थी, जब बिल्कुल बंद हो गए थे लोग कमरों में और आपस में संवाद की गुंजाइश बहुत कम रह गई थी। बिल्कुल तो सब हर बंद। जगह से ही जी अ, मतलब लोगों ने एक तरीका निकाला और इस प्रकार से ऑनलाइन बातचीत, ऑनलाइन संवाद के रूप में हमने इन गोष्ठियों की शुरुआत की थी। शुरू में हम काव्य गोष्ठी करते थे, कविताएं सुनाते थे, लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि इसका दायरा कुछ बढ़ा लिया जाए, इसमें कुछ तो गंभीर वैचारिक, रखा जाए। जी जी जी, वैचारिक इसमें चीज़ें हों तो बहुत बेहतर हो। तो हमने शुरुआत की इसकी। स्कॉलर लोग हैं कुछ, ऐसे ही होता है, हम ज़्यादा भीड़ इसमें चाहते नहीं हैं कि 50-60 लोग जुड़ें और फिर मतलब फिर वो वैचारिकता की वो चीज़ रह नहीं जाती, फिर वो आपस में फिर कोई टीका टिप्पणी किसी प्रकार से कर देता है। तो हम, एक हमारा मुख्य वक्ता होता है और उसके बाद 4-5 लोग और जुड़ते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस भी मतलब लेखक पर हम ये कार्यक्रम करें तो वो इसमें उपस्थित हो तो बहुत बेहतर रहे। अगर वो नहीं हो पाता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं फुल और रिकॉर्ड करके हम इस पूरे कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं। इसके बाद मतलब बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो इसमें हमने संदीप मील, राजस्थान के सीकर के, राजस्थान में जो सीकर है उसके राइटर हैं, लेखक हैं और बहुत कम उम्र में उन्होंने एक अच्छा स्थान मतलब हिंदी कहानी के परिप्रेक्ष्य में अपना बना लिया है। बोल काश्तकार, जो इस इन 3 कहानियों में संकलित कहानी है, इसी नाम से उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है और बहुत सारी पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती हैं। और मैंने भी इनको एक पत्रिका में ही पढ़ा, जो अमित मनोज जी एक पत्रिका निकालते हैं, रेत पथ, रेत पथ में मैंने इनकी एक कहानी पढ़ी, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने थोड़ा सा लेखक के बारे में टटोलना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, ये जयपुर में जनवादी लेखक संघ का जो एक कार्यक्रम था उसमें ये मिले हमसे और बातचीत हुई। तो फिर ये था कि हाँ, संदीप मील बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो कभी न कभी कार्यक्रम करते हैं। उनका भी बड़ा मन था लेकिन आज पता नहीं मतलब कोई बात है या क्या है, वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, लेखक तो हम अ, उसको एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि लेखक तो जहाँ जाएगा वहीं मतलब ठीक है, लेकिन कहानियां उनकी कहाँ तक पहुंची हैं, इसके लिए मैडम कमलेश जी बात करेंगी इन 3 कहानियों पर। और जिस प्रकार से वो मैंने सुना है मैडम कमलेश जी को कि जब भी वो बोलती हैं बहुत खरेपन के साथ, उनका अंदाज इतना मतलब बिल्कुल ऐसा जुड़ा हुआ होता है, बहुत ही शानदार। और ऐसा लगता है कि उन्होंने जब वो टिप्पणी करती हैं अपनी तो एक विद्वता झलकती है और वो विद्वता जो शब्दों की विद्वता नहीं होती, एक खरेपन के साथ एक मिट्टी की जो खुशबू होती है वो साथ में इनकी टिप्पणियों में आपको महसूस
होती दिखाई देगी। अरुण जी भी जरूर मतलब अगर इन्होंने कहानियां पढ़ी होंगी तो जरूर छोटी सी टिप्पणी करेंगे। शैलेंद्र जी टिप्पणी करेंगे और एक छोटी सी टिप्पणी मैं भी मतलब इनकी कहानियों पर करूंगा। तो मैं सबसे पहले मैडम कमलेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इन कहानियों पर जब इन्होंने पढ़ा तो किस प्रकार से मतलब इन कहानियों ने इनको प्रभावित किया और क्या देखती हैं संदीप नील की कथा यात्रा को ये कहां तक मतलब खड़ा हुआ पाती हैं। जी मैडम जी, कमलेश जी, आपका स्वागत है। कपिल जी, शैलेंद्र जी, कहरबा जी, सबसे पहले आप तीनों को मेरा अभिवादन। अभी इन जहाँ तक बात कहानियों की हो रही है, जीवन में पहली बार मैं एक अजीब अनुभव से गुजरी। जब भी मैं किसी भी कथाकार को, कवि को, लेखक को सॉरी मैंने पढ़ा है, तो रचना दिमाग में पहले आई है और लेखक या कवि बाद में। लेकिन ये रचना ऐसी है कि रचनाकार दिमाग में आकर रचनाओं के पहले बैठ गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि रचना की जगह रचनाकार मेरे दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो गया। और मैं इन कहानियों को पढ़ करके ये देख पा रही हूँ कि इनके लेखक संदीप मील में अपार संवेदनाएं और असीम संभावनाएं देख रही। सबसे पहली बात इनके बारे में कि इनके असीम संवेदना इसलिए क्योंकि जो मैंने इनकी कहानी में पढ़ा है वो हद से ज़्यादा संवेदनशील प्राणी ही ऐसा लिख सकता है। और संभावना इसलिए कि वो युवा है और जहाँ हम निराश हो जाते हैं कि युवा पीढ़ी साहित्य से विमुख हो रही है, तो वहाँ एक नए बच्चे की कलम से इतनी गंभीर, इतनी गहरी, इतनी खरी, इतनी सच्ची कहानियाँ पढ़ करके मुझे लगता है कि साहित्य जगत में इनके लिए अपार संभावनाएं हैं और ये हमें बहुत कुछ देकर जाने वाले। तो ये हुई लेखक के बारे में मेरी बात, क्योंकि ये मैं कहीं बिना रह ही नहीं पाऊंगी, ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा मुझे लगा। अब ये इनकी जो कहानी है बोल काश्तकार, मुझे लगता है कि अगर मैं इस कहानी की समीक्षा करूं तो कुछ कुछ प्रतिशत बेईमानी करूंगी मैं, क्योंकि मैं इस कहानी को पढ़कर इतनी भावुक हो जाती हूँ, इतनी भावुकता में जो लिया गया फैसला होता है ना, वो कई बार सही सा पता नहीं कैसे कि मैं क्या क्या कहना चाहती हूँ, वो सही खरा या पूरा उसमें कुछ कमी रह जाती है, मुझे ये लगता है। क्योंकि भावुकता जब हावी हो जाती है तो वो हमें सही फैसला करने में अड़चन डालती है। तो ये जो 34 पेज की जो कहानी है, इस 34 पेज की कहानी में मैंने एक युग जिया है, क्योंकि मैं उस आयु वर्ग की हूँ जिस आयु वर्ग में ये घटनाएं घटी हैं और हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। यहाँ पर मैं इस कहानी के संदर्भ में कुछ इस तरह कहना चाहूँगी कि ये कहानी हरित क्रांति के जो परिणाम, दुष्परिणाम, लाभ, नुकसान उनको, तो इस तरह से आज़ादी के बाद हरित क्रांति की आवश्यकता थी, क्योंकि एक लंबी चौड़ी आबादी का पेट भरना हमारे लिए कठिन था और उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन वैज्ञानिकों ने, देश के कर्णधारों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे कृषि विशेषज्ञों ने जो योजना बनाई, उसमें केवल और केवल दो चीजों पर ध्यान दिया गया कि उन्नत तकनीक के बीज, कृषि आधारित खेती और भूजल दोहन। ये तीन चीजें जो थी इन पर फोकस किया गया। हमारे प्राकृतिक स्रोत कहाँ से आए हैं, ये धरती के नीचे पानी इकट्ठा कैसे हुआ है, ये कितने सदियों तक बूंद बूंद बचाकर लोगों ने कैसे इसको जोड़ा है, कुएं और जोड़ की संस्कृति कैसे पनपी है, ये चीज उन्होंने बिल्कुल भूल गए वो, और वो इस कहानी में झलकती है। और जिस विषय को लेकर के, और उसके बाद उसके बाद एक बूम आया, एक उछाल आया, हमें लगा कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमारे पास जरूर से ज़्यादा अनाज है। जिस एकड़ में 2 क्विंटल गेहूँ पैदा होते थे वहाँ 10 तक पहुँच गए। ये चीज़ें सारी ठीक है, ये होता रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ थी, हमारे प्रचार तंत्र ने, हमारे कर्णधारों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे कृषि संस्थानों ने, किसी ने भी उस बात की ओर ध्यान नहीं जाने दिया कि हम खो क्या रहे हैं, हम बर्बाद क्या कर रहे हैं। हमने पाया, वो तो दिखा दिया कि हमने ये कमाया है, हमने ये सीखा है, हमने इन बीजों को लेकर के तरक्की की, वो सब बताते रहे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ में जो काला जो था उसका रुख, वो नहीं दिखा पाए, और वो काला रुख आज हमारे किसानों को भोगना पड़ रहा है और उसमें रस्सा लटक रहा है। और
नौजवान उस रास्ते को देख रहा है, लेकिन वो इरादा बदलता है। यहाँ पर कहानी बहुत ही शानदार मोड़ लेती है और मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो अब ये दूसरी बात ये है कि ये विषय ऐसा है कि इस विषय को लेकर के मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। ये विषय केवल इस विषय ने केवल भारत को ही नहीं छुआ, इस विषय ने पूरी दुनिया के जो सहृदय लेखक हैं, जो मनीषी हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, देखिए इसी समस्या को लेकर के गांधी जी ने भारत में बैठ कर के हिंद स्वराज लिखी, और इसी समस्या को लेकर के यूरोप में एलिस वॉकर ने लिखी कलर पर्पल। ये 3 पुस्तकें, कलर पर्पल, हिंद स्वराज और ग्रेप्स ऑफ डेथ, जॉन स्टाइनबर्ग की, ये तीनों चीजें, इनका जो इन तीनों चीजों का जो एक प्रकार के एसेंस, जिनका जो रस है ना, वो इस छोटी सी कहानी में मुझे देखने को। ये कहानी तो बड़ी है, लेकिन जिस संदर्भ में मैं बात कह रही हूँ, ये एलिस वॉकर का कलर पर्पल, गांधी जी की हिंद स्वराज और जॉन स्टाइनबर्ग की ग्रेप्स ऑफ डेथ, इनके सामने इनको उसको छोटी कहती है। इस 34 पेज में इन चीजों का एसेंस। और एक और चीज है, जिस नैतिकता, एक कृषि जो चीज, कृषि जो एक ऐसा ऐसा व्यवसाय है जिसमें लगभग नैतिकता कुछ और व्यवसाय से कुछ ज्यादा ही भोलापन कह लीजिए, सरल हृदय कह लीजिए, इस प्रकार की चीजें जो कृषि का जो समाज है, कृषि समाज, उसके अंदर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर वो लिखते हैं कि किताबी जो ज्ञान है वो कभी काश्तकार के काम नहीं आया। ये तगड़ी सच्चाई एक वाक्य में हमारा लेखक कह देता है कि बहुत बड़ा सत्य उद्घाटित करता है कि किताबी ज्ञान कभी भी काश्तकार के काम नहीं आया। और आज का जो क्या कहते हैं भारत है, जो आज का जो भारत है, उसमें केवल किताबी ज्ञान के सहारे ही कृषि को धक्का देने की जो एक परंपरा चली है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पर लेखक कहता है कि किसान राम के मारे नहीं मरता, किसान राज के मारे मरता है। और एक रागणी है कमल सिंह की कि कदे बाढ़ कदे सूखा फसला न मारता, दिन रात मंडारा कदे नहीं मारता, भाव मत मार सरकार रे बोले क्यों पर जीवा का जमींदार रे बोले। तो वो भाव मत मार सरकार रे बोले, तो सरकार भाव में मारती है। तो उसी बात को लेखक ने बड़ी सरलता से एक वाक्य में कह दिया है कि किसान राम के मारे नहीं मरता, राज के मारे मरता है। और यहाँ पर जो राम है वो दशरथ का बेटा नहीं है, यहाँ पर राम जो है वो प्रकृति। और इसमें एक और चीज जिसने मुझे प्रभावित किया कि पहली शहादत प्रेम की, प्रेम में हुई। हो सकता है हमारे पास इतिहास ना हो, इस पुस्तक में उस लेखक ने अपनी कहानी में इतिहास की तरफ संकेत किया है कि इस कहानी का जो इतिहास है, इस कहानी का जो इतिहास है वो बताता है कि इस कहानी के इतिहास में पहली शहादत प्रेम में हुई। तो मुझे लगता है कि जो असली शहादत है वो भी शायद किसी न किसी प्रेम में ही हुई होगी। अब उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रेम शहादत में होगी। अब आगे कहानी का सरलीकरण देखते हुए मुझे एक तो फिल्म है मटरू की बिजली का मंडोला, आपने देखी होगी शायद, वो इस समस्या को लेकर है। वहाँ पर एक हरिचंद है और वो जो विदेशी कंपनी वाले लोग हैं वो उसको हैरी बनाते हैं, शराब पिला पिला कर, तू हैरी बन जा, तो तू हरिचंद नहीं है, तू हैरी है, और उसको हैरी बना देते हैं। लेकिन वो उनकी खूब शराब पीता है, गांव वालों को बहकाता है। लेकिन जब दस्तक करने की बारी आती है एग्रीमेंट पर, तो पीछे से बोतल निकालता है कि ये ले अपनी बोतल और मैं हूँ हरिचंद, हरी उरी नहीं हूँ, मैं हूँ हरिचंद, ना करता दस्तक, करवा ले दस्तक। तो वो ऐसे हक्के बक्के रह जाते हैं कि इस आदमी ने, सनपट आदमी ने किस तरह से हमारे मल्टीनेशनल कंपनी वालों को बेवकूफ बनाया। तो ऐसे इस तरह का कुछ, जो इस तरह का तो नहीं लेकिन नीर विरोध करता है, प्रतिरोध। देखिए जहां पर अन्याय होगा, जहां जुल्म होगा, जहां कुछ भी गलत होगा, जहां विद्रूप होंगे, वहां प्रतिरोध होगा, वो तो थोड़ा ही क्यों ना हो, प्रतिरोध होगा वहां। और प्रतिरोध जो है, देखिए सूरज के पास बहुत ताकत है, वो पूरी धरती को रोशन कर देता है, लेकिन सूरज न रहने पर केवल एक दिया उसको उजाला चला देता है। तो जो प्रतिरोध है वो दिए की तरह होता है, जिसमें जो कमजोर भी होता है, छोटा भी होता है, साधारण भी होता है, लेकिन रोशनी उसी से फूटती है। तो यहाँ पर नीर एक दीपक है, जो रोशनी, जिसकी रोशनी फूटती है। और समाज, हम ये कहते हैं ना कि भारतीय समाज में एकता नहीं हो सकती, ये समाज तो मेंढकों को तोड़ने जैसा है कि एक मेंढक को तोड़ लेंगे दूसरा उछल जाएगा, एक ने पकड़ कर रखे। यानी हमारे समाज के बारे में ये राय है कि भारतीय समाज को इकट्ठा करना मेंढक,
है, लेकिन वो नीर झूठी साबित करता है कि सच्चे मन से, सच्ची लगन से अगर कोई व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल आता है और उसको जेल जाना पड़ता है। ये सिद्ध होता है, ये कुर्बानी मांगता है। कोई भी जो सत्य है, सत्य और न्याय, ये दोनों चीजें कुर्बानी मांगती हैं। और जब हम इकट्ठे होते हैं, समूह हमारा ताकतवर हो जाता है, तो कुर्बानी भी देने का जज्बा जागता है और उससे हमें सफलता भी मिलती है। उसका हम एक तगड़ा उदाहरण किसान आंदोलन में देख चुके हैं। अपने राज्य की सीमाओं पर ही चला था वो, कि वहाँ पर कितनी भयंकर क्रूर सत्या के सामने भी हम सफल हुए थे, क्योंकि उसमें नीर जैसे लोग थे, उसमें किसान थे, उसमें अपने हक के लिए लड़ने वाले लोग थे, और सबसे बड़ी बात यह कि संगठन। तो यहाँ पर नीर का जो संगठन है, वो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा सरल हो गया। ये जो कहानी इसने संदीप मिल ने इस जो लोगों को इकट्ठा जो किया है, वो बहुत सरलीकरण दिखा दिया इस तरीके को। लेकिन मुझे लगा फिर बाद में पढ़ते पढ़ते जब मैं एंड तक आई और मुझे लगा कि नीर जेल में गया है, तो तब मैं समझ गई कि सरलीकरण नहीं है, ये तो उतना ही जटिल है जितना जटिल मैंने इसको समझा। यानी एक लड़का हमारा आज भी जेल में है और उसके जो अंतिम शब्द हैं, ये काश्तकार बोल तो रहा, वो दिल के आर पार निकल जाते हैं। ये कहानी मुझे बहुत प्रभावित करती है, और मैं इसमें कोई ईट या बट लगाना चाहूँ या इसमें कुछ जमा या घटा करना चाहूँ तो यकीनन ये काम मेरे लिए असंभव। ये कहानी अपने आप में पूरी है। और एक और चीज़ जो कहानी मुझे मेरे दिल से होकर निकल गई, वो ये है कि राजा पानी मांगता है, मतीरा मांगता है, और मतीरा कहता है किसान कि ये तो मैंने राजा के लिए रखा है, कि अगर राजा के पास लेकर जाऊंगा, कि राजा इनकार कर देगा तो क्या होगा। अगर इनकार कर जाओ उसकी फिर ऐसी तैसी करेगा, इनकार कर देगा। अब खुद राजा होता है वो, अब वो मतीरा लेकर जाता है, ये कहता है, पछाण लेते दोनों कि ये तो किसान है और ये राजा। कहता है कि मैं तो राजा के लिए मतीरा लेकर आया हूँ। राजा कहते हैं कि इनकार कर दे, अगर राजा इनकार कर दे तो, जैसे मैं तो उसका मतीरा नहीं ले रहा तो क्या करेगा। तो बोले वही मेरा जवाब तो वही खेत वाला जवाब जो खेत में जवाब दिया था। तो यानी ये चीज किसी जमाने में होती होगी कि प्रजा को इतना साहस, या इतना राजा ऐसे होते हैं, राजाओं के अंदर इतना नैतिकता बची होती होगी कि वो अपने जमींदार को, अपने प्रजा को इस प्रकार का अधिकार दे सकते होंगे कि उस तरह बोल जाए। लेकिन अब क्या होता है कि पहले एक छोटा सा अधिकारी या छोटा सा तो क्या कहते हैं पैसे देने वाला महाजन मतीरा तोड़ कर ले जाता है। तो यहाँ पर एक मुझे कहानी है, शायद आपने पढ़ी होगी, 3 इल्ली। वो 3 इल्ली कहानी में क्या होता है कि एक वो सरकारी अफसर कहता है कि हमारे पास शिकायत आई है कि अभी खेतों में कीड़ा आ गया है फसल में, तो जाकर मुआयना करो कि कितना कीड़ा आ गया है। अब वो एक खेत में जाते हैं, जमींदार के खेत में, और कहते हैं भाई हमने सुना खेतों में कीड़ा आ गया, 3 आदमी हैं, एक जीप है। तो वो कहते हैं कि भाई नहीं साहब, हमारे तो खेत ठीक है, थोड़ा सा कीड़ा आया था, हमने गोबर गोबर मार दिया, हो गया ठीक। तो देखिए हरे हरे चने, चने पर वो टाट लदी हुई, बूट लदे हुए। तो बोले अच्छा फिर यूं कर, एक गट्ठा बनाकर मेरी जीप में रख दे। अब वो दूसरा अफसर था, बोला चल यार मेरी में भी रख दे, एक गट्ठा और रख दे। ड्राइवर बोला जाकर फिर मुन्ना की छोटे बाइक मेरी में भी रख दे। तो ये इस तरह की जो उसमें कहानी का शीर्षक है, जीप में सवार इल्लियां। तो ऐसे ही ये इल्ली हमारे समाज में, हमारे जो शासन व्यवस्था में इल्ली आकर बैठ गई हैं। जो किसान खुद कमाता है उसको बेचारे वो नहीं जीने देती, नहीं करने खाने देती। इस तरह का समाज हमारा बन गया है। तो अब सबसे बड़ी बात जो उसने अंत में कही है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि काश्तकार बोल तो रहा। और यहाँ पर मुझे सर छोटू राम याद आते हैं। आपको भी पता होगा, उन्होंने 2 बातें बार बार जोर देकर कही थी कि रे भोले किसान, दुश्मन को पहचान ले और बोलना सीख ले। और बिल्कुल वही बात हमारा लेखक कह रहा है। उसका तरीका अपना है कहने का कि मैं तो जेल में आ गया हूँ लेकिन काश्तकार तो बोल रहा है। यानी काश्तकार का बोलना उसके जीवन की शर्त है। अगर वो बोलेगा तो जिएगा, अगर चुप रहेगा तो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये कहानी, और इस कहानी को मैंने जिया है। यहाँ पर एक और बात मैं बताती हूँ, ये ट्रैक्टरों की, इसमें एक और टर्निंग पॉइंट बड़ा जबरदस्त ट्रैक, ये विषय ऐसा है कि इस पर मैं बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्दी निपटा दूँ। तो इसमें बैलों की विदाई और ट्रैक्टर का आगमन,
ये हमारे देश की कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर आए हैं। और हमने भी ट्रैक्टर लिया था, ताऊ मना करते थे कि मैं बिल्कुल ट्रैक्टर नहीं आने दूंगा घर में, टोटा पड़ जाएगा। वो हर बार एक ही बात कहा करते थे कि टोटा पड़ जाएगा तो ट्रैक्टर का। और सचमुच जब ट्रैक्टर की किस्त पटी ही नहीं किसी तरीके से भी, लास्ट किस्त में मेरी माँ ने अपने कानों की बूझ नहीं दे दी थी, बोली अपने ताऊ ने दे दे, बेच के इनकी रांद काट देगा, नई किस्त हमारा पीछा नहीं छूटेगा। और इस प्रकार आखिरी किस्त जो थी वो मेरी माँ की, हमारी दो दूध देने वाली भैंस और मेरी माँ की बूझनी लेकर के हमारी किस्त पूरी। तो ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। और सच बताऊं, उस दिन जिस दिन ये पुस्तक कहानी मैंने पढ़ी, मुझे सब कुछ याद आ गया। एक बार फिर मैंने उसी जीवन को दोबारा जी लिया जो मैं बहुत पीछे छोड़कर आई थी, लगभग भूल चुकी थी उसको, मैं तो दोबारा जी लिया। तो इस लेखक के लिए मेरे पास, इसकी प्रशंसा के लिए, इसके उज्जवल भविष्य के लिए जितनी शुभकामनाएं मेरे पास है वो सारी मैं इसको देती हूँ। और आशा करती हूँ कि हिंदी साहित्य को एक जबरदस्त और एक बड़ा संवेदनशील और बड़ा कलाकार प्राणी मिलेगा, जिसको हम भी देखेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। अब अगली कहानी है इनकी, उस कहानी का, अगली कहानी का नाम है पदयात्री। पदयात्री के बारे में क्या कहूँ। पदयात्री कहानी मानवीय गरिमा को कहाँ तक गिर मानवीय गरिमा कहाँ तक गिर सकती है इस पूंजीवाद के युग में, ये चीज इस कहानी, छोटी सी कहानी में बताई गई। इसमें भी बहुत कुछ पढ़ती रहती हूँ, तो इस कहानी को पढ़ करके मुझे जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास याद आ गया, जिसका शीर्षक है 1984। उन्होंने एक जगह लिखा है कि 1984 कहा, ये मेरे ख्याल में शायद 1930 या 32 में लिखी गई थी, मेरे को लिखने वाला सन याद नहीं है, लेकिन 84 से पहले लिखी गई। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि 1984 आते आते आप मानवता की कल्पना एक ऐसे चेहरे के रूप में कर सकते हैं जिस पर जूते की भरपूर छाप पड़ी। तो मुझे वो चीज याद आ गई कि यहाँ पर तो जूते ही लगेंगे, बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को के लिए जूता तैयार रखेगा, वो उससे छोटी गाड़ी वाले का, वो मोटरसाइकिल वाले के लिए जूता तैयार रखेगा, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले के लिए तैयार रखेगा, साइकिल वाला पैदल के लिए तैयार रखेगा। और अगर हमें कुछ नहीं कहना, अगर हमें कुछ नहीं सुनना, तो हम खुश रहना है, तो ये मान कर चलिए कि हम सबसे पीछे पर में मुख्य सड़क से और सरकेंगे, फिर वहां से और सरकेंगे, फिर वहां से और सरकेंगे, फिर वहां से और सरकेंगे, फिर किनारे पर आ जाएंगे, फिर पैदल रास्ते पर आ जाएंगे, वहां से भी हटा करके खड्डे की तरफ धकेल दिया जाएगा। तब जा करके हम ये मानेंगे कि हम सुखी हैं, अदरवाइज हमें सुख नहीं। तो ये कहानी एक बहुत एक खतरनाक मोड़ जो लिखा हुआ है, ये आगे खतरनाक मोड़ है, उस खतरनाक मोड़ से वो बोर्ड ज्यादा खतरनाक है जिस पर ये लिखा हुआ है। ये शब्द बड़े मार्मिक हैं और दिल को छू कर निकल जाते हैं, और नीचे पायदान पर जाकर आप खुश हो सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यकीनन न जाने क्या क्या सहन करना पड़ेगा, क्या क्या भुगतना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा, और किस किस तरह की चीजें वो हम देख रहे हैं। अपने खिलाड़ियों को किस तरह घसीटा गया सड़क पर, किस तरह अपमान किया गया। वो और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत से लोग ऐसे हैं, सुधा भारद्वाज हैं, वरवर राव हैं, स्टेन स्वामी हैं, डॉक्टर विनायक सेन हैं, इतने सारे लोग हैं। ये क्या कोई अपराधी थोड़ा है, ये इन्होंने जगह मांगी अपने लिए, अपना स्थान मांगा, तो उनका स्थान दिखा दिया सरकार ने कि आपका स्थान यहाँ नहीं यहाँ है। तो इस तरीके से ये चीज हमें इस बात की संकेत करती है कि हम कितने खतरनाक, पूंजीवादी जो सत्ता है वो इंसान के अंदर से इंसान को खत्म कर देती है। और ये चीज अब इसमें एक और चीज जो देखने जो दिल को छूने वाली है वो ये है कि यह पदयात्री गुम होता होता सरकता जाता है, और अंत में सबसे अंत में जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे दुनिया का मुकाबला करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है साहस। और अंत में सबसे बड़ी जो हानि है वो होती है कि वो उस व्यक्ति का साहस गुम हो जाता है, और जहाँ साहस गुम हो जाता है वो हमारे पास न कुछ बोलने को बचता है, न कुछ करने को बचता है। यानी हमारा इंसान होना ही एक प्रकार से इंसान होना हमारा शून्य हो जाता है। तो ये कहानी कुछ प्रतीकात्मक है, कुछ सच्चाई पर आधारित है,
कुछ इसमें शब्दों की जादूगरी है, कुछ इसमें लेखक की एक अपनी कुछ खास तरह का अंदाज है जो इस कहानी को आमतौर पर जो कहानियां पढ़ते हैं उनसे कुछ अलग स्वरूप प्रदान करता है। तो ये कहानी बहुत लंबी नहीं है और इस पर इतना ही मैं बोल पाऊंगी, इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए है नहीं। मुझे अच्छी लगी कहानी। और अब अर्जुन की जो अंतिम कहानी है वो है वो चंद पल जब पंख उड़ाए। तो पंख कैसे कैसे, पंखों को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। मैं इस बात पर शुरू करने से पहले मैं छोटी सी बात कहने की आज्ञा चाहूंगी। राम कुमार आत्रेय जी जो दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने कहानी लिखी थी पंख। बोले सारा गांव एक तरफ दौड़ा जा रहा था, किसी के हाथ में दराती थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में कोई ना कुछ हथियार था। तो एक बढ़िया आदमी ने कहा, अरे भाई तुम इतने सारे लोग कहाँ दौड़े हुए जा रहे हो? बोला कुछ ना, बस बेड़ा गर्क होने की तैयारी हो रही है, नाश हो गया गांव का, तो बेड़ा गर्क हो गया, बस बर्बाद हो गया। बोला क्या हो गया? एक छोरी का पंख जाम के उन्हें काटने जा रहे हो। यानी एक लड़की को पंख उगाए हैं और उस लड़की के पंख को हम काटने जा रहे हैं। अगर लड़की के पंख रह गए तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाही आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। तो ये छोटी सी कहानी रामपुर आत्रेय जी की है। तो यहाँ पर पंख सब चाहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक, इसको मैं एक मनोवैज्ञानिक कहानी की शब्द में कहता हूँ कि पंख सब चाहते हैं। और जब कोई चीज़ हम चाहते हैं और हमें मिल नहीं पाती हो, तो वो चीज़ या तो हमारी कल्पना में आएगी या हमारे सपने में आएगी। और ये कल्पना और सपने जब बहुत ज़्यादा किसी को, संवेदनशील प्राणी को, बुद्धिमान प्राणी को ज़्यादा ही परेशान करते हैं, तो वो इनको सच करने, जैसे ही आज यही छोटी सी बात है कि मनुष्य ने मछली को तैरते देखा तो उसने सोचा मैं भी तैरूं, उसने किश्ती बनाई। जब मनुष्य ने सोचा कि पक्षी उड़ते हैं मैं भी उड़ूं, तो उसने जहाज का आविष्कार किया। इसी तरह से जब ये सपने से ही हकीकत की ओर आदमी जाता है, जब सपने ही नहीं देखेगा तो हमारे पास बचेगा भी कुछ नहीं। अवतार सिंह पास की कविता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक बात क्या, सपने का मर जाना। लेकिन यहाँ पर कहानी इस तरह की ये कहानी इस तरह के सपने नहीं दिखाती। ये कहानी हमें ये बताती है कि जो कुछ हम चाहते हैं वो सपने में दिखता है। और वो चींटियों के साथ जो पंख निकल आए हैं, चींटी सहारा दे रही है, उसकी हर समस्या, वो गिरने वाला होता है तो चींटी उसको बचाती है, चींटी उसको उड़ने में सहायता करती है, क्योंकि तो मनुष्य है, उसको उड़ने का अभ्यास नहीं है, लेकिन चींटियाँ उसे उड़ाती हैं। और गांव के किनारे उड़ते उड़ते हुए पूरे उसने न जाने क्या क्या देखता है, वो नदी देखता है, पर्वत देखता है, पेड़ देखता है। और पहली बार वो देखता है कि मेरा गाँव किस प्रकार का दिखता है नीचे से। और अंत में उसके पंख भी गिर जाते हैं और वो खुद भी गिर जाता है। उसे कोई सहायता देने नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर चींटियाँ नहीं है, मनुष्य है। तो चींटियाँ सहारा दे सकती हैं लेकिन मनुष्य सहारा नहीं दे सकता। तो रोशनी, विकास, तरक्की, ये बड़े बड़े शब्द देखने में, सुनने में, पढ़ने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन सत्य ये है कि ये मानव की संवेदना को खा जाते हैं। ये बेहद शानदार, सुंदर और प्रतीकात्मक कथा है। और मैंने आपका बहुत समय ले लिया और अब मैं इतना ही इस पर बोल पाऊंगी। और मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। और आपने मुझे सुना, आपने मुझे बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और संदीप अगर यहाँ होता तो उसके लिए ढेरों आशीर्वाद अपने सामने देती, लेकिन अभी जहाँ भी वो है मेरा आशीर्वाद उस तक पहुँचेगा। और मैं भगवान से ये कामना करती हूँ कि उसकी देखने में ऐसी धार बनी रहे, बल्कि उम्र के साथ तजर्बा बढ़ेगा, धार और बढ़ेगी और हमें और अच्छी चरित्राएं देखने को मिलेंगी। आप सबका बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया मैम आपका। बहुत ही विस्तृत आपने बात की कहानियों पर, खासकर बोल काश्तकार पर। आपने जो बात कही उसने विशेष तौर पर प्रभावित किया। जो आपने अपनी समीक्षा में जिन पुस्तकों लेखकों का जिक्र किया, वो इस मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक कहानी को लेकर के कितना सोचा जा सकता है और एक कहानी को लेकर के दुनिया भर के
जो दुनिया भर का लिटरेचर है वहां से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है उस चीज को। आपने बहुत अच्छे से बखूबी आपने जॉन स्टैनबैक के नोवेल का एग्जाम्पल दिया, या महात्मा गांधी के हिंद स्वराज को जिस प्रकार से जोड़ा, वो बहुत ही अद्भुत था और बहुत आपने प्रभावित किया मुझे विशेष तौर पर। बहुत सुंदर आपने समीक्षा की मैम, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास शैलेंद्र हैं और शैलेंद्र ने भी अपनी टिप्पणी तैयार की है इन तीनों कहानियों को लेकर के। तो शैलेंद्र भाई, मैं चाहता हूं कि आप इन कहानियों पर जो अपनी टिप्पणी है उसको प्रस्तुत करें, और साथ में कमलेश मैम ने जो विस्तृत समीक्षा की है, एक बहुत सुंदर समीक्षा की है, उसके बारे में भी अपनी बात रखें। जी शैलेंद्र। कपिल जी, मेरी आवाज़ आ पा रही है? जी जी, आपकी आवाज़ साफ है एकदम। मैम, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से व्याख्यायित किया है तीनों कहानियों को। आपने अलग अलग प्रसंगों को अपनी दृष्टि देने की कोशिश करी है, अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करी है, और आगे के शब्दों में कहूँ तो रचना को केवल अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रखा आपने, ये महसूस करवाया है कि रचना केवल अभिव्यक्ति नहीं, संप्रेषण है, आगे तक जाने की चीज़ है, समझने समझाने की चीज़ है, और इसको हर व्यक्ति अपने एंगल से देख सकता है। बोल काश्तकार पर आपने जो बात कही, उसके यथार्थ को मल्टी लेयर्स में जो आपने देखा, सचमुच बहुत अच्छा देखना था। और मुझे कई बार तो मैम ऐसा लगा जैसे आपने देखने से आगे देखा कुछ चीज़ों को, जैसे ट्रैक्टर का इतना खुल करके वर्णन नहीं किया है लेखक ने, परंतु आपने ट्रैक्टर की दिक्कतें भी बताई। मुझे इस संदर्भ में आधुनिक अभी ही प्रकाशित हुआ शिवमूर्ति जी का एक उपन्यास स्मरण हो आया, अगम भय दरियाव। अगम भय दरियाव में भी विद्रोही जी के साथ यही बनता है, और उनको जो ट्रैक्टर है वो गले की फांस बन जाता है, गले की दिक्कत बन जाता है, और जो उनका अंत होता है वो ट्रैक्टर के कारण ही वो आत्महत्या करते हैं। तो ट्रैक्टर का जो लोन है वो इतना भारी हो जाता है, वो जो चुकाए नहीं चुकता, खेत गिरवी रखे जाते हैं, सारे घर के आभूषण गिरवी रखे जाते हैं, घर भी जो है बहुत बहुत बुरी परिस्थिति में पहुंच जाता है, परंतु ट्रैक्टर का लोन जो है सुरसा का मुख हो जाता है, वो नहीं बंद हो पाता, वो नहीं रुक पाता। तो बहुत आपकी ज़बरदस्त टिप्पणियाँ रहीं। दूसरी कहानी और तीसरी कहानी पर भी आपने खुल करके बोलने की कोशिश करी, परंतु मुझे पहले वाली जो बात थी, वो बहुत पहली कहानी पर जो आपने कहा वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया आपका कहन। और यद्यपि आप बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है आपकी, डीप रीडिंग है, और लेखक को भी आपके बहुत सारे आशीर्वाद हैं। मुझे ये लगा कि मैम आपने चीज़ों को जिया है, और जो राइटर देख रहे थे उससे भी बहुत खुल करके देखने की कोशिश करी है। मैं मानता हूँ कि रचना का जो उत्कर्ष है, उस आलोचना का उत्कर्ष उससे ऊंचा नहीं हो सकता। विमर्श की बात रचना से बहुत ऊंची नहीं हो सकती, परंतु आपने भी अपना एक अच्छा ढंग दिया है देखने का। मैं इस पे यही बात कहूँगा आपकी बोल काश्तकार कहानी पे। मैं थोड़ी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोल काश्तकार कहानी पढ़ी, कहानी बहुत अच्छी लगी। कहानी पर कई तरह के उपन्यासों का प्रभाव नजर आया। कहीं तो मुझे गोदान दिखा, कहीं मुझे संजीव जी का फांस दिखा, और बहुत ज़्यादा अगर देखने की सही दृष्टि लगाई जाए तो मुझे प्रादेशिक भाषा के राइटर्स का भी प्रभाव दिखा, किसान जी का प्रभाव दिखा मुझे कहानी पर। दिखना चाहिए, लेखक का जो अध्ययन है वो कहानी में आना चाहिए, उसका अपना एक अनुभव है वो आना चाहिए। मैम ने एक बहुत सुंदर बात परखी, और मुझे भी बहुत सुंदर लगी वो बात, कि जो किताबें हैं वो काश्तकार के काम नहीं आई। काश्तकार की किताबों का न काम आना हमारे पाठ्यक्रम का नकारा साबित हो जाना है। राइटर जिस चीज़ को दिखाना चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ और जो साथ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रैक्टिकल रूप ले, वो ऐसा रूप ले जो आदमी के वास्तविक जीवन में काम आ सके। केवल कागजी ज्ञान से ही हमें पेट न भरने की वो हो, केवल फीस लेने की होड़ में ही स्कूल ना खुले। कई चीज़ों की तरफ इंगित करती है राइटर की ये बात और मैम की ये परख। आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा। राइटर अलग अलग दृश्य दिखा रहे हैं। वो कभी तो जो है
शुरुआत में खेत का वर्णन करते हैं, खेत बोलता है, खेत समझता है, और खेत की जो बात होती है, तीन पक्षों को दिखाने का राइटर काम कर रहे हैं, कंपनी को, राज को और काश्तकार को। काश्तकार के माध्यम से एक नील नाम का एक पात्र है जो विद्रोही है। कहीं तो विद्रोह का स्वर था ही, राइटर का अपना जो ये कहन था, किसी ढंग से तो मुखरित उसको करना ही था। और नील जब आंधी में होता है तो जो उसने आंधी का वर्णन झेला, या राइटर ने जो आंधी का वर्णन किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर धीरे धीरे मंजेगा तो और मन जाएगी बातें। क्योंकि जैसे पहले तो राइटर ने जो है आंधी का वर्णन करते हुए बारिश के जो बूंदें थी बारिश की, उसको कहा कि शायद ठंडी हो। लेखक की कहन में, लेखक का जो वर्णन है उसमें इस तरह के शब्दों के लिए शायद मैं नहीं देखता हूं। बहुत स्पष्ट होना चाहिए, जैसे गुरदयाल सिंह जी स्पष्ट हैं, ऐसे स्पष्ट होना चाहिए राइटर। और बाद में वो खुद ही 2-4 लाइनों के बाद एक जगह और बारिश की बात आती है तो वो कहते हैं कि भीतर का गर्म पानी और बाहर का ठंडा पानी, यानी कि अपनी बात को ही बना भी रहे हैं और अपनी बात को ही थोड़ा सा काट भी रहे हैं। हालांकि चलो कोई नहीं, धीरे धीरे चीजें ग्रो करती हैं। और जो दृश्य निर्माण हो रहे हैं, अलग अलग दृश्यों का जो निर्माण हो रहा है, तो कुछ टाइम लेखक की जो दृश्य निर्माण क्षमता है वो ऐसे लगती है कि लेखक के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वो खटके दबा रहा है और दृश्य बदल रहे हैं। परंतु मुझे कहानी का जो वर्णन है वो कलेक्टिव आर्ट नहीं लगता है। यद्यपि नाटक कलेक्टिव आर्ट है, परंतु कहानी इंडिविजुअल आर्ट है। इंडिविजुअल आर्ट की बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, वो ऐसे दृश्य को नहीं बदल सकते, और बदले तो पाठक को ऐसा लगे कि दृश्य बदले जाने योग्य हो रहा है, या दृश्य ही अपने आप को चेंज कर रहा है, या परिस्थितिक जो क्राइसिस हैं वो दृश्य को चेंज कर रहे हैं, या लेखक आकर के उस ढंग से दृश्य बदल रहा है जो राग में विवादी स्वर आकर के अपनी राग में सुंदरता बढ़ा देता है। विवादी स्वर हमेशा विवाद ही नहीं पैदा करता, राग हानि ही नहीं पैदा करता, वो स्वर को सुधार का रूप भी देता है। जैसे ये जो ट्रैफिक को लेकर के कहानी थी पदयात्री, इसमें भी शुरुआती चरण में जो लेखक ने दृश्य बदले हैं, यद्यपि वो समस्या को कह रहे हैं, परंतु कहानी कई जगहों पे रिपोर्ट ताज के बहुत पास से गुजर रही है, बहुत पास से। तो इस तरह की चीज़ों से यद्यपि धीरे धीरे टाइम गुजरेगा तो राइटर अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। मैम ने भी उसी तरफ संकेत किया, और बड़ा होने के नाते उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम सब भी संदीप जी के लिए बहुत बहुत दुआएं करते हैं कि वो आगे भी बहुत अच्छा सिरजे और बहुत अच्छा उपार्जन भी करें, ताकि ये कलम और पहनी हो। राइटर ये संवेदनात्मक कहानी है, बहुत अच्छी संवेदना को उकेर रहे हैं कि एक दूसरे पर आक्षेप और फिर आक्षेप और फिर आक्षेप, इस तरह की चीजें उभर रही हैं। कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, जिससे जो गलियाया जा रहा है उसको वो गलिया रहा है। बहुत सुंदर कहानी हो रही है ये भी, परंतु छोटी छोटी चीजें दृश्य निर्माण में दिक्कत कर रही हैं। और इस जो लास्ट एक कहानी थी, वो जो चींटियों वाली कहानी थी, सचमुच बहुत ही अच्छी कहानी लगी मुझे। और इस कहानी में जो इनका कहन है, थोड़ा भाषा की बाजीगरी है, यद्यपि बाजीगरी होनी चाहिए, क्योंकि कहानी केवल कहन नहीं है, कहानी क्रास्टिंग भी है। कई चीजों को क्रास्ट करना पड़ता है। मेरे गुरु संजीव जी कहते थे कि कहानी में जो घटना है, घटित है, उसका अतिक्रमण होता है। भाषा की बाजीगरी एक सीमा तक होती है, परंतु सबसे मेन बात क्या है? परकाया परिवेश। परकाया परिवेश जितना ढंग से हो पाता है, कहानी उतने ऊंचे लेवल पर जा पाती है। लेखक कहते हैं बिल में जाकर के कि यहां कोई घर नहीं था, सभी जो चींटियां थी वो अपनी अपनी जगह पे आराम कर रही थी। सभी चींटियों ने जो है अपनी अपनी जगह बना रखी थी और एक दूसरे की जो है सेवा कर रही थी, सहयोग कर रही थी। यहाँ जो एम्पैथी है, जिस रूप में लेखक एम्पैथी को देख रहे हैं, वो बहुत गजब किस्म की एम्पैथी है। मैं विजुअली चैलेंज हूँ और मैं देखता हूँ व्यक्तियों की एम्पैथी और सिंपैथी के योग को देखता हूँ, समझता हूँ लोगों की दया और लोगों की जो रुष्ट होने की एक सीमा है, जहाँ पे वो रुष्ट हो जाते हैं, उसको भी देखता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ढंग से पकड़ने की कोशिश करी है कि लेखक जिस एम्पैथी पे खड़े हैं सचमुच बहुत बेहतरीन है, क्योंकि चींटियों का एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि चींटियाँ फिजिकल रूप से ब्लाइंड होती हैं, वो देख नहीं पाती हैं।
तो लेखक ने चींटियों को चुना और बहुत बड़ा प्रतीक रूप में इस कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पंख उगाए, और पंख उगाए तो जो नरेटर था या जो कहानी का जो पात्र था वो उड़ा ही नहीं, खूब उड़ा। चींटियों ने उसे बरजा कि नहीं और मत उड़ो, और उड़ोगे तो उड़ नहीं पाओगे, गिर जाओगे। परंतु राइटर जिस पात्र को बढ़ाना चाह रहा है वो अपने आप बढ़ रहा है। या फिर मुझे शेखर एक जीवनी में शेखर से लिए इंटरव्यू की वो बात याद आ जाती है। लेखक को शेखर कहता है कि मुझे आप चाहते वैसे गढ़ सकते थे, मैं तो आपके हाथ में आने वाला एक उपकरण था, आपकी समस्या को दिखाने वाला एक उपकरण था। आगे कहते हैं कि नहीं, तुम केवल समस्या को दिखाने वाले उपकरण नहीं थे, तुम समाधान के भी उपकरण थे। बहुत बड़ी बात कही है अगे ने ये। और मुझे यहाँ जो चींटियों के रूप में चेतावनी और लेखक के पात्र का जो उड़ाव है, उसकी जो उड़ान है, वो उसी प्रतीक को पूर्ण रूप से निर्धारित करती सी प्रतीत होती है। और जो ये पात्र है उड़ करके समाधान का उपकरण बनने की कोशिश करता है। परंतु लास्ट में लेखक का कहना कि शायद ये साहस हो, वो बात फिर मुझे अस्पष्टता के बहुत पास ले जाती है कि लेखक क्यों इस तरह का यूटर्न ले रहे हैं। लेखक के पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेखक के पास बहुत बड़ा अनुभव है, तो ये यूटर्न यूं क्यों हो रहा है। तो ओवरऑल मेरा जो है संदीप जी को बहुत बहुत साधुवाद। उनकी जो कहानियां हैं बहुत सुंदर है, और हमारी इच्छा यही रहेगी कि हम और भी इनकी कहानियां पढ़ें, और हमारी दुआएं हैं कि ये आगे भी भविष्य में भी बहुत अच्छा सृजन करें। मैम, आपने जो समय दिया, अलग अलग हिंद स्वराज से लेकर या विदेशी उपन्यासों से लेकर जो बातें आपने करी, बहुत सचमुच बहुत ज़बरदस्त है। और हरियाणा की भूमि से जो आपका उपार्जन उग रहा है, उठ रहा है, बढ़ रहा है, सचमुच बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत थैंक्स जो आप ऐसा पढ़ रहे हैं। और मैं इच्छा रखता हूं कि हम आपकी भी कलम को पढ़ पाएँ, आपको भी समझ पाएँ, और यदि आप इजाज़त दें तो भविष्य में आपके साहित्य को भी हम इस पटल पर रखें, आपकी किसी रचना को भी रखें और हम लोग बात करें। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने मुझे बहुत मन से सुना। कमलेश मैम, आप अगर शैलेंद्र ने जो बात कही है, अगर आप उस पर अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया देना चाहती हो, या उन्होंने जो आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपके रचनाक्रम पर भी अगर किसी दिन हम कार्यक्रम करें, तो आप कुछ कहना चाहती हो इस बारे में? कपिल जी, मेरी उम्र का तकाजा है कि पता नहीं क्यों ये मेरे व्यक्तित्व में अच्छाई समझिए या मेरे कोई बहुत बड़ी कमी होना, तब तो मैं कमी पकड़ पाती हूँ, नहीं तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन जब शैलेंद्र जी ने ध्यान करवा तो मुझे लगा कि वास्तव में लेकर गड़बड़ाया है। अब मुझे याद आ रहा है, मैं नहीं पकड़ पाई इस चीज को कि गड़बड़ी कहाँ हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है गड़बड़ाया है। वो जवान जी का वर्णन करते समय भी, वो जो वातावरण का वर्णन करते समय भी, और थोड़ा सा चींटियों वाले में भी थोड़ा गड़बड़ाया है। तो आलोचक की मैंने आलोचक की दृष्टि से मैंने नहीं पढ़ा उनकी कहानियों को, ये मैं अपनी कमी मानती हूँ। या लगा लिए कि मैंने थोड़ा सा उनके प्रति एक ये मालिक में बहुत बड़ी और बहुत छोटा है, तो जैसे बच्चे की बातों को इग्नोर कर देते हैं ना, इस तरह का दिमाग मेरे में भावना रही होगी, तो वो चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन शैलेंद्र जी ने जो असली चीज़ पकड़ी वो भी जरूरी होती है। अगर हम कोई बताएगा ही नहीं कि आपने यहाँ इस तरह, तो सुधरेगा कैसे, तो बताना भी जरूरी होता है। तो साबुन है, साबुन नहीं लगेगा तो मैल कैसे कटेगा। तो शैलेंद्र जी ने साबुन लगा दिया और मैंने तारीफ कर दी, तो इस तरह से संतुलन हो गया। और अगर आप चाहें मेरी पुस्तकों पर कुछ प्रोग्राम करने के लिए तो कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, आपको जैसा भी आप ठीक समझे। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी आपने बात कही। शैलेंद्र जी बहुत ही मतलब गहराई से देखते हैं कहानियों को, उपन्यासों को, और उन्होंने जो शिल्प पर जो टिप्पणियां की हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसके कथ्य पर, उनकी कहानियों के कथ्य पर जो बातें की, वो शिल्प पर जो एक अधूरी छूट गई थी चीजें, उसको शैलेंद्र जी ने अपने वक्तव्य में उसको कंप्लीट कर दिया, उसको पूरा कर दिया बहुत अच्छे से। उन्होंने जिस प्रकार से समझा है कहानियों को, वो बहुत ही मतलब गहराई से और सूक्ष्म दृष्टि से देखने की कोशिश की है, और ये बड़ा सुखद महसूस होता है जब हमारे आसपास के लोग। चाहती हूँ
आपको रोकने के लिए बीच में क्षमा चाहती हूँ। मैंने जी जी उनके पक्ष को देखा है और शैलेंद्र जी ने कला पक्ष को देखा है, तो दोनों ने मिलकर के संपूर्ण समीक्षा कर दी, मुझे लगता है कोई कमी नहीं रही है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी आपने बात कही। बस यही है, कहानियों में तो शिल्प और कथ्य तो इन्हीं पर बात की जाती है, लेकिन अ, कई बार कहानियां जो हैं वो शिल्प की मर्यादाओं को तोड़ प्रवीण करके अपना एक नया कपिल जी, मुकाम एक छोटी बना बात लेती है। साथ साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैम जी ने जी जी सर। भाव पक्ष को केवल देखा ही नहीं, बहुत गहराई से देखा। उन्होंने लेखक की सकारात्मकता जो थी, काश्तकार बोल तो रहा है ना, उस चीज़ को परखा, पकड़ा और बहुत अच्छे से पकड़ा। मैंने उस बात को जान करके स्किप किया, क्योंकि कहे को फिर कहना कोई खास बात नहीं लगी मुझे। परंतु मैम आपने बहुत अच्छे भावों को पकड़ा है। तीनों ही कहानियों में बहुत बढ़िया ढंग से आपने पकड़ा है, और आपने जो कहानी के साथ साथ एग्जाम्पल दिए वो भी बढ़िया है। और इसी एग्जाम्पल पर कपिल जी आपसे भी मैं थोड़ी बात ये कहूँ कि अगे जी की एक कविता देखो, नाच। नाच कविता में अगे कह रहे हैं कि ना नाचने वाला दिख रहा है, ना रस्सी दिख रही है, लोगों को दिख रहा है तो केवल और केवल और केवल एक नाच दिख रहा है। तो ट्रैफिक वाली जो कहानी है और अगे की नाच कविता है, उससे इस समाज की उपयोगितावाद को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत मतलब आगे की बात आपको नजर आएगी। मैं बात कह चुका हूं। जी नहीं, बहुत अच्छी आपने बात कही। और जो हम कार्यक्रम करते हैं ऑनलाइन या जैसे भी, तो उन कार्यक्रमों की खासियत ये होती है कि यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्रता होती है। अगर कोई बोलना चाहे, अगर बीच में अगर कोई अपनी टिप्पणी उसमें जोड़ना चाहे, तो इसके लिए स्वतंत्रता होती है। तो इस बात की भी खूबसूरती है। तो हमारे साथ एक साथी और जुड़े हैं, दहिया जी। तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो भी अपनी बात रख दें। उन्होंने कहानियों को पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो पढ़ सकते हैं बाद में। जो यहाँ पर समीक्षा की है मैम ने और शैलेंद्र ने जो बहुत ही खूबसूरत टिप्पणी की है, उस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। जी साथी। शुक्रिया कपिल भाई, शैलेंद्र को भी नमस्ते, मैडम नमस्ते सर। कमलेश जी को भी नमस्ते। कपिल, मैंने सुबह उठते यही काम किया सबसे पहले, कहानी हम्म। तीनों की तीनों पढ़ने वाली, पहली बात तो ये। और ओके। मैं उससे जुड़ नहीं पाया लिंक वाली, वो तो चलो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो कहानियों पे मैडम ने बताया, बातचीत कमलेश ने और शैलेंद्र ने जो सबसे अच्छी बात बताई कि कहानी में जल्दी जल्दी जो दृश्य बदल रहे हैं, वो एक हम्म। तरीके से वो खटकती है बात। और जो जैसे मैंने शुरुआत में ही पढ़ने से ही शुरुआत के पता लग गया कि ये सारा का सारा जो पूंजीवाद का संकट है और किसानी को बीज और ये जो जितनी भी फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं, ये सारी की सारी नपुंसक बीज एक तरीके से किसानों के हाथ में दे रही है। वो एहसास धीरे धीरे पहले शुरुआत से ही हो जाता है। इस कहानी को तो मुझे पढ़ करके यही लगा। और सबसे बड़ी जो कमी मुझे ऐसे लगी, कपिल, जितनी की मुझे समझ है कि कहानियों में आपस में जो पात्र है उनसे लेखक ने बहुत ही कम बातचीत करवाई है। जो जो डायलॉग है आपस में, उससे भी कुछ ना कुछ, जैसे उसमें कहानी में बिखराव की टाइप में लगता है। और दूसरा जो मुझे पढ़ते हुए लगा कि जल्दी जल्दी लेखक है कि बस अपना नतीजा या निष्कर्ष निकालना चाहता है, कहीं कॉमरेड पार्टी का, कहीं मार्क्सवादी। और ये सारा का सारा मुझे ऐसे लगा इस बात को लेकर के। ओके ओके। तो थैंक यू नरेश भाई, आपने कब भी एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे ऐड की कि जो लेखक है वो कहानियों में संवाद है उसके, वो इस प्रकार से प्रभावित नहीं कर पा रहे पाठक को। तो बहुत अच्छी आपने बात कही। तो अंत में कपिल जी, हमारे साथ हाँ कपिल जी। जी अगर कहरबा साहब जुड़े हैं तो सही है अभी, नहीं तो वो बाद में जुड़े। तो आप भी अगर समय थोड़ा, क्योंकि आपने भी कई बार ये कहानियाँ पढ़ी हैं, थोड़ा आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए। आप भी जी अपनी टिप्पणी दे हाँ, दीजिए। मैं बिल्कुल, मैं वही मतलब अपनी टिप्पणी की तरफ आ रहा था। अरुण जी हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने मैडम की पूरी मतलब बात सुनी, लेकिन उसके बाद वो मतलब लिंक से हट गए। खैर, तो जो ये संदीप मील की 3 कहानियां हमने उनसे ली और उन पर बातचीत करने के लिए हमने मैडम को इनवाइट किया और बातचीत की। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इम्पोर्टेंट मेरे को ये लगता है कि जो
एक कहानी की पूरी परंपरा रही है। अक्सर आलोचक जो हैं वो बात करते कहानी के बारे में, कहानी के संरक्षण में बात करते हुए कहते हैं कि कहानी जो है वो सबसे पुरानी विधा है। और कहानी का जब जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दादी नानी की के मुंह से जब कहानियां सुनते थे तो वो किस प्रकार से प्रभावित करती थी। और बहुत पुराने समय में जब बिल्कुल मनुष्य सभ्यता का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब तक भी मतलब कहानियां जो हैं वो मतलब मौखिक रूप से आपस में लोग बातचीत करते हुए कहते रहते थे। और जो आधुनिक हिंदी कहानी की पूरी परंपरा है उसमें एक आलोचक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, उन्होंने बड़ा मतलब एक सूत्र वाक्य दिया कहानी को समझने के लिए। उन्होंने एक सूत्र वाक्य ये दिया कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। और इस सूत्र वाक्य ने बहुत सारी कहानियों को समझने का एक मतलब पैरामीटर भी तय किया। और इसके अलावा एक और कहानी आलोचक हैं मधुरेश, उनकी कहानी पर एक किताब है, उसमें वो भूमिका में एक बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि मेरा अभी भी यह मानना है कि अन्य साहित्य रूपों की अपेक्षा कहानी को सामाजिक संदर्भों में रखकर ही उसको संपूर्णता में देखा जा सकता है। कहानी को सामाजिक संदर्भों में, कुछ लोग कहानी में व्यक्त सामाजिक यथार्थ को विशाल जगत के विरोध में खड़ा करके आज कहानी की तात्कालिकता से मुक्ति पर विजयोत्सव मनाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन कहानी अपने सामाजिक यथार्थ और तात्कालिक सवालों से बचकर अपनी सार्थकता खोकर निष्प्रभ भी हो सकती है। ये मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। जो मधुरेश जी जो ये बात यहाँ पर कर रहे हैं वो इस मायने में महत्वपूर्ण नहीं है कि वे कहानी को अन्य विधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, बल्कि इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि वे हिंदी कहानी को सामाजिकता से या सामाजिक यथार्थ से अलग करके नहीं देख सकते। आप भीष्म कहानी की कहानियां उठाइए, आप मार्कंडेय की कहानियां उठाइए, आप मोहन राकेश की कहानियां उठाइए, आप तारा पांचाल की कहानियां, आप कमलेश चौधरी की कहानियां उठाइए, या आप स्वदेश दीपक की कहानियां उठाइए, और या फिर जब हम संदीप मील की कहानियां पढ़ते हैं तो तब भी मतलब हमें ये जो मेन चीज है कि सामाजिक यथार्थ उससे बचकर के नहीं जाया जा सकता। और मुझे एक मतलब एक कहानी से संबंधित एक किस्सा भी याद आता है कि एक लेखक हैं हिंदी गद्य में, उन्होंने कहानियां लिखी, लेकिन वो पहले कविताएं लिखते थे। और वो अपनी कविता लेके गए वहाँ पे अमृतलाल नागर के पास, जो बड़े हमारे बहुत बड़े मोटे मोटे उपन्यास उन्होंने लिखे। अमृतलाल नागर के पास अपनी कविताएं चेक करवाने के लिए गए। तो उनकी कविताएं पढ़ करके अमृतलाल नागर ने कहा कि आपको कविताएं नहीं लिखनी चाहिए, आपको कहानियां लिखनी चाहिए। तो वो नए मतलब साहित्य के क्षेत्र में नए थे, उनको मतलब एक गाइडेंस की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कविताएं ही लिखता हूँ, मुझे पता ही नहीं कहानी कैसे लिखी जाती है। तो वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर ने कहा कि जैसे आप कहानियां लिखते हैं वैसे आपका शिल्प तो मतलब निर्मित हो रहा है धीरे धीरे। अब आपको सिर्फ कथ्य को देखना है। तो कथ्य को आप किस प्रकार से देखेंगे? उन्होंने कहा कि आप सुबह सुबह जिस एरिया में रहते हैं आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए और लोगों को आते जाते देखिए। हमारे चारों तरफ इतने पात्र बिखरे हुए हैं और उन पात्रों को लेकर के कहानियां लिखी जा सकती हैं बहुत आसानी से। अमृतलाल नागर ने कहा कि सुबह अगर 7 बजे अगर आप देखेंगे बालकनी से तो कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल के लिए जा रहे होंगे, कुछ महिलाएं होंगी जो नल से पानी भर रही होंगी, कुछ कोई दातुन कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो वहां से आप अपनी शक्ति निर्मित करेंगे, कहानी लिखने की शक्ति। तो उन्होंने भी ऐसा मतलब एक कहानी लिखने का ऐसा सूत्र दिया, जिसके बाद वो जो गए थे कविता लेकर के वो बहुत अच्छे कहानीकार बन करके हिंदी साहित्य में स्थापित हुए, और उनका नाम है मार्कंडेय। तो कहानी को समझने की ये 1-2 किस्से और 1-2 सूत्र वाक्य मैंने उद्धृत किए, और संदीप मील की कहानियों को भी मैं इन्हीं सूत्रों के सारे देख रहा हूँ। एक तो सामाजिक यथार्थ है, जिस प्रकार से बोल काश्तकार में जो
मुख्य पात्र है वो अपनी स्मृति से चीजों को लेकर के आ रहा है, और जिस प्रकार से वो एक किसान परिवार का जो पतन है, एक मजदूर की तरफ जाना। देखिए, गोदान शैलेंद्र ने याद दिलवाया कि गोदान से संबंधित चीजें थी। गोदान में जो होरी है उसकी डेथ हो जाती है मजदूरी करते वक्त, और इस कहानी में भी मुख्य पात्र की माँ की मृत्यु हो जाती है मजदूरी करते वक्त। और सबसे बड़ा संयोग ये है कि वो दोनों ही शुरू में बहुत अच्छे मतलब किसान और जमींदार तो नहीं थे, मतलब किसान थे, और उनके पास अच्छा खासी कुछ चीजें थी। और नरेश ने एक शब्द का प्रयोग किया, पूंजीवादी जो मतलब चीजें आई, उसके बाद से किस प्रकार से एकदम से समय ने एकदम से झटका खाया और बड़ा मतलब विस्फोट सा हुआ चीजों में। साधन बहुत ज्यादा हो गए एक किसान परिवार में। इतने अभी 20 साल पहले भी मतलब जितने एक किसान के घर में जो पशु थे, उन पशुओं की संख्या कितनी गिरती गिरती बहुत वो चली गई। और एक तरफ और इशारा करता है लेखक, जब वो मतलब फर्टिलाइजर कंपनियों की और उनके बारे में बात करता है, तो मुझे एक चीज ध्यान में आती है। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ उकलाना मोड़ पे अभी एक बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बनने जा रहा है अगले 5-4 सालों में। मुझे लगता है कि वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है, मैंने सुना है इसके बारे में, कैंसर का हॉस्पिटल। और आप जानते हैं कि कैंसर कहाँ से आया है और कैंसर को किस प्रकार से भुनाया है कंपनियों ने, दवा कंपनियों ने साथ में मिलकर के, और कंपनी अपने आपस में मतलब वो आप सबको पता है वो किस प्रकार से ये पूरा पूंजीवाद का पूरा षड्यंत्र है, उसको भी खोलने की कोशिश मुझे लगता है कि इस कहानी में। क्योंकि जब वो कहता है कि रात को मैंने अपने पिता से बगैर बताए मैंने खाद छिड़का, शुरू में खाद छिड़कता 1 कट्टे में काम चल जाता है, फिर 10-10 कट्टे। तो ये पूरा एक षड्यंत्र जो है वो उसको नेस्ता नबूद करने की कोशिश करता है लेखक। और बाकी चीजें जो बोल काश्तकार कहानी के बारे में है वो तो पृष्ठ पेशन हो जाएगा, आप दोनों ने बात की उसके बारे में, बहुत अच्छी बात मैडम कर चुके हैं। एक कहानी और इंपॉर्टेंट लगी मुझे, जो पदयात्री कहानी है। पदयात्री कहानी भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी। हालांकि उसमें लेखक जो है वो कई बार मतलब जैसा शैलेंद्र ने कहा उस प्रकार से थोड़ा पाठक को अचंभित और निराश भी कर देता है। लेकिन जो पदयात्री कहानी है वो इस अर्थ में विशेष है कि ऐसे समय में जब मनुष्य अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों के कारण असुरक्षा से भर चुका है, तब यह कहानी उसकी इस भावना को इतने सुंदर मनोविश्लेषणात्मक ढंग से पाठकों के सामने लेकर आती है कि बिल्कुल अचंभित कर देती है पाठकों को। इस कहानी को जैसे मैं अभी दिल्ली हूँ और कल मैं दिल्ली में जब घूम रहा था बाजार में, तो मतलब एक दूसरे के कंधों को छीलते हुए, और वहां पर आदमी के पैदल चलने की भी जगह नहीं थी। ऐसी असुरक्षा जो घिर चुकी है और जो उसके कारण जो एक दिमाग में एक असुरक्षा की भावना बहुत ही जबरदस्त तरीके से आदमी के मन में भर चुकी है, उसको मतलब ये कहानी जो है, हालांकि हिंदी में बहुत सारी मनोविश्लेषणात्मक कहानियां, जैसे गे ने बहुत सारी मनोविश्लेषणात्मक कहानियां लिखी हैं, और इसने जनेंद्र ने भी लिखी हैं, इलाचंद्र जोशी ने भी लिखी हैं। लेकिन यह जो कहानी है यह मतलब बिल्कुल नई कहानी है, और इन गे की कहानियों से और इनकी कहानियों से थोड़ी सी मतलब 21 मुझे लगती है। अपनी पृष्ठभूमि के कारण यह कहानी 21 ठहर के दिखाई देती है। पदयात्री का मानसिक संतुलन अंत में ठीक जरूर होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कहानी की अंतिम पंक्ति है जो वो सब कुछ स्पष्ट कर देती है। अंतिम पंक्ति क्या है कि शायद वह गायब हुई चीज पदयात्री का साहस हो सकती है। अब मतलब ठीक है कि एक पात्र है, एक कैरेक्टर है, उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, लेकिन वो ठीक हो जाता है अंत में। लेकिन मानसिक संतुलन ठीक तो हो गया, लेकिन किस कीमत पर? साहस पर, जो मनुष्य के अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उस अगर वो साहस ही खत्म हो गया तो फिर जीने और जीवन और मृत्यु में कोई अंतर कुछ खास रह नहीं पाता। यह 21वीं सदी के मनुष्य की घोर विडंबना की कहानी है। जो 21वीं सदी का जो व्यक्ति है
खासकर 21वीं सदी को भी अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, जो जितना भी उदारवादी और पूंजीवादी चीज़ों के बाद जो मनुष्य की गरिमा गिरी है, उसके बाद की बड़ी महत्वपूर्ण कहानी मतलब समझी जा सकती है। तो मैं तो बस इतनी ही मतलब बात करना चाहता था। और एक तीसरी कहानी भी जो पंखों वाली है उसके बारे में आप बात कर चुके हैं, मेरे भी वही विचार थे उस पर, वो भी एक अच्छी कहानी है। तो साथियों ये मतलब मेरी तरफ से टिप्पणी थी। अगर आप कुछ इसमें बोलना कुछ चाहते हो या कुछ बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जी कपिल जी, आपने बहुत अच्छी बातों को पकड़ा। जैसे आपने पूंजीवाद को जो एकदम नरेश जी ने बात को उठाया और आपने बढ़ाया जिस ढंग से, वो बहुत बढ़िया लगा। और जो आपने यूरिया के कट्टों की बात को जोड़ा, जो आपने पूंजीवाद की बात करी, सर्वहारा की बात करी, सचमुच बहुत बढ़िया आपने कहानी को देखा समझा। और ट्रैफिक वाली जो ये कहानी है पदयात्री, इस पर भी आपकी बहुत ही अच्छी टिप्पणी लगी। छोटी मोटी जो वो कहते हैं ना कि एक मतलब छोटी मोटी कोर कसर जो बीच बीच में रह जाती है, छोटे मोटे कोई छेद सुराख रह गए हों, तो उन पर आपने बिल्कुल लास्ट कोट मार दिया है अपना, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो बोर्ड है ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। पर कहरबा साहब और अगर बोल पाते तो हमें ऐसा लगता है कि इस पर एक अपेक्स की कोट और चढ़ गई है, अपेक्स का एक कोट और लग गया है। कहरबा साहब से वो उनका ना होना थोड़ा सा आखिर तो रहा है, पर आपने बहुत बढ़िया बोला। जी, तो साथियों ये जो कार्यक्रम था ये संदीप मील की कहानियों को लेकर के था। और मैडम कमलेश चौधरी ने इस पे अपनी सारगर्भित टिप्पणी की, बहुत सुंदर। शैलेंद्र जी ने और नरेश भाई ने बहुत सुंदर टिप्पणियाँ की, और अंत में मैंने भी एक छोटी सी टिप्पणी की। तो साथियों अभी तो औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम को हम इस बात को कह करके समाप्त कर देते हैं कि मैडम कमलेश चौधरी को धन्यवाद करना या उनको जो वो जुड़ी हमसे, ये तो एक औपचारिकता होगी। तो मैडम से बिल्कुल प्रेम है, और इनका प्रेम जो है वो मिलता रहता है मुझे। खास तौर पर हम बातचीत करते रहते हैं बीच बीच में, कभी कभी एक आध मौकों पर हम मिल भी जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मैडम। और आपकी स्टडी, आपका अध्ययन विशेष तौर पर प्रभावित करता है। कई बार सोशल मीडिया के चीज़ों सोशल मीडिया पर चीज़ें दिख जाती हैं, तो वहाँ पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। और मैडम आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम ये लगातार जो ये कार्यक्रम करने की श्रृंखला है, इसमें हम और भी बहुत अच्छे लोगों को लेकर के आने की कोशिश करेंगे। और आपका आशीर्वाद हमें भी मिले, ऐसी आकांक्षा है। अगर आप हमें भी अपना आशीर्वाद से नवाजेंगी। शैलेंद्र जी इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत ही मतलब आशान्वित रहते हैं, और वो पूरे उत्साहित रहते हैं। ये उनकी ही मतलब देखिए, हालांकि दृष्टिबाधित हैं लेकिन फिर भी उनको काम करने की बहुत ललक है उनके अंदर, उनको विशिष्ट बनाती है, बहुत सुंदर लगता है। तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपका एक औपचारिकता तो करनी थी, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।